चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेट नंबर होगा 32। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्लास स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है, और क्लास स्टार्ट हो चुका है। ये सेट 32। चलिए, हाँ तो यही क्वेश्चन था आज। बताइए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ ली थी। ठीक है, बताइए किस वर्ष लिया गया था। 70 में, 97 में, 99 में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। 1999 की बात है, 1999 की बात है ये, जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट द्वारा सत्ता अपने हाथ में ले ली थी 1999। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 112, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है ये बताना है। बताइए कौन हो जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक। क्या क्या है, श्याम प्रसाद मुखर्जी, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, जो कि आपके प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, डॉक्टर भीम राम जी अंबेडकर। ठीक है, तो क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इनके द्वारा कई सारी पुस्तिका लिखी गई हैं, कई सारे बुक लिखे गए हैं, कई पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, जिसमें इनकी एक आत्मकथा भी है। इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है, ये इनकी आत्मकथा है। इनके द्वारा एक और लिखा गया है, ठीक है, द पॉलीग्रामर। इनके द्वारा एक और कौन लिखा गया है, द पॉलीग्रामर। पॉलीग्रामर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, द पॉलीग्रामर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 113, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे, ये विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आगंतुक और सामाजिक जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है आपका, यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक है, आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानता से भरा होगा। ये कहने वाले कौन थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में, आज इतना सारा मिसप्रिंट है, भारतीय संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्य ने ये कहा था। किस भारतीय संविधान के सदस्य ने ये कहा था, किस भारतीय संविधान के सदस्य ने ये कहा था। ठीक है, तो इसके मीनिंग को समझ लेंगे। बहुत सारा यहाँ पे मिसप्रिंट आज इस क्वेश्चन में किया गया है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना दिए हैं। बताइए क्या होगा, ये कहने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्होंने कहा था 26 जनवरी 1950 का वो दिन जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। कौन सा, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, संविधान पूरी तरह लागू हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी मौके पर क्या कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, उनमें प्रवेश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक रूप से तो समानता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पे नहीं होगी। उनके कहने का मतलब यही था कि ये अभी जो अब जीवन स्टार्ट होगा, ये और ज्यादा विरोधाभासों से भरा हुआ होगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले आंशिक रूप से लागू कब किया गया, आंशिक रूप से लागू कब किया गया, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। इस समय 15 अनुच्छेद हमारे संविधान के लागू किए गए थे, हमारे संविधान के 15 अनुच्छेद इसी समय लागू किए गए थे। क्लियर है।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 114। बड़ा सा स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं लेकिन बताना है ये किसका है। नहीं मैम, 24 जनवरी 1949 को ही बोला था जब सभी सिग्नेचर कर रहे थे। अच्छा, जब सबका सिग्नेचर हो रहा था तब, तो ठीक है, देख लेंगे क्या है। ठीक है, चलिए क्या है पढ़ते हैं। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपनी माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, जो अभी तक भी हमारे समाज में व्याप्त है। ठीक है, ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह मेल जोल से रहे। ऐसा भारत छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट पढ़कर ही आपको पता चल रहा होगा ये स्टेटमेंट किनका हो सकता है, किनका हो सकता है। किनका होगा? महात्मा गांधी का। ठीक है, वही इस तरीके की मांग कर सकते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनके नाम पर इतिहास के एक युग का नाम पड़ता है, जिसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं और गांधी युग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही ये पूरी बातें कही थी। हालांकि ये अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हो सका है। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में चीज़ें सही हुई है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई। जैसे शराबबंदी की बात करें तो बहुत कोशिश की गई है और बहुत कोशिश करने के बाद अभी हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान में भी शराबबंदी है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की बात की गई है। मद्य निषेध यानी शराबबंदी की बात की गई है, जिसे कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और बिहार जैसे राज्य ने अपने यहाँ शराबबंदी की भी है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे पी ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कहा गया था इनके द्वारा कि इससे कम पे ये कदापि संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं हो पाया है। होगा लेकिन अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 119। 114 के बाद 119 है। चलिए 119 है, उसके बाद क्वेश्चन अभी है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है ये हम देखकर ही बता सकते। बताइए 119 का क्या हो जाएगा? क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कौन अधिकार शामिल नहीं है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। जबरदस्ती की कोई चीजें हमारे संविधान में शामिल नहीं है। अपनी इच्छा से धर्म पालन करने का अधिकार बिल्कुल हमारी इच्छा से है। धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार ये भी है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये हमारे संविधान में हमें क्या दिया गया है? ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत हमें दिया गया है। मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। मौलिक अधिकार के तहत दिया गया। मौलिक अधिकार में हमें 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही प्रकार की स्वतंत्रता है। संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारे संविधान से मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के 1 में रख दिया गया है। 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, चलिए
और ये क्या है, मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकार से नहीं होता है। दूसरा है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा कथन सही है ये बताना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है, बताइए। 114 के बाद डायरेक्ट आपका 119वां नंबर क्वेश्चन था। हाँ, 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के ए के तहत कर दिया गया है। इसको लिख ही लीजिए, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है ये अब नहीं है। अनुच्छेद 300 के एक में इसे किस कानून के तहत ये किस अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। और मौलिक अधिकार से 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। चलिए, इसमें क्या होगा, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकार से नहीं होता है। ये हम आपको बताए भी हैं कि राज्य का अर्थ होता है वो सभी राज्य कहलाएगा जिसके पास अपनी पूरी की पूरी संपत्ति होती है, ठीक है। वो अपना पूरा जो एरिया है उसे खुद कवर करता है। उसके पास जो संपत्ति होती है उससे वो दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने अंदर काम भी करवा सकते हैं। मतलब वो अपना पूरा काम करने में खुद ब खुद क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वो सभी आपका क्या कहलाएगा, वो सभी आपका राज्य कहलाएगा। जैसे रेलवे खुद में एक राज्य है, उस ठीक है, उसके पास जो भी पैसा आता है वो उसका खुद का पैसा आता है, उससे वो टैक्स भी जो है वो खुद वसूला करती है। उसके बाद गवर्नमेंट वैकेंसी जो रेलवे में आती है वो खुद रेलवे के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो रेलवे खुद में क्या है, रेलवे खुद में एक राज्य का दर्जा रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। दूसरा है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। तो दोनों कथन क्या है आपका सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे संविधान में राज्य की चर्चा किसमें की गई है, राज्य की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 1, ठीक है, उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 1 है और अनुसूची 1 है, तीनों में भाग 1 अलग अलग मायने में चर्चा की गई है, लेकिन आपका राज्य का ही चर्चा है। भाग 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 इन सभी में किसकी चर्चा है, इन सभी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, ठीक है। चलिए, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, सी सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमती सिंधे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है। श्रीमती सिंधे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, बताइए क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए क्या हो जाएगा। श्रीमती सिंधे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है। चलिए, श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्रॉम, राज्य बनाम शांति हेम्ब्रॉम, यही हो जाएगा, राज्य बनाम शांति हेम्ब्रॉम। किस नाम से, राज्य बनाम शांति हेम्ब्रॉम के नाम से जाना जाता है। एक तो क्वेश्चन आज, चलिए 122, 2005 में बनाई गई राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध किससे था, ठीक है। 2005 में बनी राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध किससे था ये आपको बताना है। राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध आदिवासी से है, मुसलमान से है, अल्पसंख्यक से है, किससे है, मुसलमानों से है। राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध किससे है, मुसलमानों से है, जिसे कब बनाया गया है, 2005 में बनाया गया है, 2005 में बनाया गया। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर होगा, बी। 123, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्सवेंचर्स एंड
कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लेंटिनेंस एक्ट कब पारित किया? ठीक है, 1988 में, 89 में, 93 में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसे कब पारित किया गया? 1993 में पारित किया गया था, 1993 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 124 भारत की सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उनको हटाने की बात की गई है। कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जाएगा? इनको जो हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उनकी जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के तरह ही होगी। महाभियोग जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? राष्ट्रपति पे लगता है। महाभियोग किस पे? राष्ट्रपति पे लगता है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग को ही क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। बस एक ही रीजन में लगता है, जब संविधान का अतिक्रमण होता है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये होती है कि जो आपका महाभियोग है, ये वर्ड, ये शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन प्रक्रिया वही होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी हटाने की प्रक्रिया वही होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने की प्रक्रिया वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव से हटाने के लिए कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा? 2/3। ठीक है, इम्पीचमेंट की भी जब पूरी प्रक्रिया आप समझेंगे, इसकी भी पूरी प्रक्रिया समझेंगे, इसमें भी आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और यहाँ भी क्या होगा? 2/3 बहुमत ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। ठीक है, पूरा प्रोसेस वही रहता है, लेकिन एक महाभियोग शब्द जो है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 125। किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी और न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है? ठीक है, वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी और न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है, उस राज्य का नागरिक कहलाता है। अरस्तु है, प्लूटो है, कांट है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, चलिए कश्यप सर ने हम लोगों को ट्रेंड कर दिया है मैम, पॉलिटी में ना। हाँ, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, मंडे टू फ्राइडे है ना, बिल्कुल। उस राज्य का नागरिक है, ऐसा कहने वाले कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है, अरस्तु है। ठीक है, अब अरस्तु की अगर हम बात करें, अरस्तु ने ही कहा है मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कहने वाले भी कौन थे? अरस्तु ही थे। अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु किनके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 126। डैश हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। ठीक है, डैश हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। ठीक है, हर कीमत की या तो कोई चीज होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है, कीमत और गरिमा की तुलना की गई है। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है या गरिमा होती है, और जिसकी कीमत होती है उसके जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है जिसकी कीमत होती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो तमाम कीमत से ऊपर हो, मतलब
सभी कीमत से ऊपर हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, मतलब जिसके कोई समतुल्य ना हो, उसकी क्या होती है, गरिमा होती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किस विचारक की है, ये बताना है। इस लाइन को अगर आप समझेंगे तो बहुत गहराई है इस लाइन में। बताइए ये किसका विचार था, ये किसका विचार था, इम्यूनल कांट का, जॉन रॉल्स का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, ये किनका था। चलिए, इन्होंने ऐसे ऐसे कई सारे बात बोले थे। ये जो कथन है आपका, ये किसका था, इम्यूनल कांट का था। किसका, इम्यूनल कांट का था। इन्होंने ऐसे ऐसे कई सारी बात बोले थे। जैसे इन उन्हीं में से इनका एक और स्टेटमेंट है कि मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, मनुष्य गरीब हो सकता है, मनुष्य बेरोजगार हो सकता है, मनुष्य बेईमान हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मनुष्य की अपनी प्रतिष्ठा, मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, क्योंकि वह मनुष्य है। ये स्टेटमेंट भी किसका है, ये स्टेटमेंट भी आपका इम्यूनल कांट का ही है। ठीक है, मनुष्य बेईमान हो सकता है, गरीब हो सकता है, अशिक्षित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य है, इसलिए उसकी अपनी एक गरिमा होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ठीक है, एक साम्यवादी समाज जो है भविष्य का प्राकृतिक समाज था। रॉबर्ट ओवेन है, फ्रेडरिक एंगल्स है, या कार्ल मार्क्स है, कौन हो जाएंगे। कौन होंगे, कार्ल मार्क्स होंगे, जो कि आधुनिक समाजवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स को हम लोग आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। आधुनिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है ना। कार्ल मार्क्स को ही आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स का ही ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ही नारा दिया था कि विश्व के मजदूर एक हो। इनके द्वारा ही कौन सा नारा दिया गया है, विश्व के मजदूर एक हो, विश्व के मजदूर एक हो, विश्व के मजदूर एक हो। ये नारा किनके द्वारा, ये नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और ये कहने वाले भी कौन थे, विश्वास किनका था, एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है, इसका कार्ल मार्क्स का ही। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। ऐसी व्यवस्था कब की गई हमारे संविधान में। तो अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार में, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को देखते हुए जब बाद में उसके अगले साल 1858 का एक्ट आया था, तो उसमें उसमें कंपनी के हाथ से पूरी बागडोर लेते हुए किसे सौंप दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। यानी कि किसमें व्यवस्था की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी। 1858 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। इसमें ढेरों उपबंध किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि कंपनी का शासन समाप्त करके अब किसका शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा। ब्रिटिश से डायरेक्ट तौर पे अब शासन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, गवर्नर जनरल पद था, इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके जगह पर एक कौन सा पद लाया गया, इसके जगह पर वायसराय का पद लाया गया। कौन सा, वायसराय का पद लाया गया, वायसराय का पद लाया गया, वायसराय का पद लाया गया। और कौन बने प्रथम वायसराय, कैनिंग बने। कौन बने प्रथम वायसराय, कौन बने, कैनिंग बने। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, वो भी कैनिंग ही थे। ठीक है, इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत जो आपका मुगल का पद था, मुगल का पद था, मुगल पद भी समाप्त कर दिया गया, मुगल पद भी समाप्त कर दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति में ही बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम मुगल शासक थे, उन्हें
कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। वही अंतिम मुगल सम्राट भी थे। उसके बाद मुगल सम्राट नहीं बनाया गया और मुगल पद को समाप्त कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बनने वाले कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिन्हें कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर से, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो है ये पोस्ट क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर पद जो है ये समाप्त करके क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस तरीके से प्रथम कौन बन गए गवर्नर जनरल? प्रथम गवर्नर जनरल बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बन गए? हेस्टिंग्स साहब भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। पद समाप्त कर दिया गया। और अंतिम गवर्नर कौन थे? अंतिम हो जाएंगे हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर हेस्टिंग्स और गवर्नर जनरल प्रथम हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए 1919 का है। 1919 की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके पहले 1909 का आया था मार्ले मिंटो सुधार, जिसे कहा गया सांप्रदायिकता का जनक, जिसे कहा गया जहां से सांप्रदायिकता का जन्म होता है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1876 में ये संपूर्ण क्या है? चलिए, सिख ईसाई को भी आरक्षित। हाँ सही बात है। 1909 में मुसलमानों के लिए था और 1919 में सिख ईसाई के लिए भी था। चलिए आगे, फिर 1935 में महिला मजदूर के लिए था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 129। कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? बहुलतावादी विचारक नहीं है। बॉडिन है, फिगिस है, लॉस्की है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए। बहुलतावादी विचारक, चलिए बॉर्डिन जो है इनके अनुसार बहुलतावादी क्या है? बहुलतावादी जो है राज्य ना तो सर्वश्रेष्ठ संप्रभु है और ना ही कानून। ठीक है, राज्य ना तो सर्वश्रेष्ठ, राज्य के बारे में बोला कि ना तो सर्वश्रेष्ठ संप्रभु है और ना ही कानून। ना तो राज्य के बारे में बोला, ना तो सर्वश्रेष्ठ संप्रभु है, ना ही कानून, ना ही क्या है? कानून है, ना ही कानून है। ठीक है, और उसकी आज्ञा क्या है? सर्वोपरि है। जो कानून की आज्ञा है वही क्या है? सर्वोपरि है। उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। आज्ञा सर्वोपरि है। ठीक है, ये आपका बहुलतावादी का विचार हो जाएगा। अब कौन नहीं थे? बॉर्डिन है, फिगिस है, या लॉस्की है? कौन हो जाएगा? बॉर्डिन हो जाएगा। कौन? बॉर्डिन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉस्की का कहना था राजनीतिक विज्ञान के लिए अच्छी बात होगी कि वो संप्रभुता का विचार जो है वो त्याग दे। लॉस्की का क्या कहना था? राज्य के लिए ये अच्छी बात होगी कि वो संप्रभुता का विचार त्याग दे, यानी राज्य जो है संप्रभु का विचार त्याग दे, संप्रभु का विचार त्याग दे। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले लॉस्की थे, विचार त्याग दे। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ए। आगे क्वेश्चन नंबर 130। यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानते, ये क्वेश्चन शायद कल भी हुआ था ना। जिस संप्रभु को वकील पहचानता है
वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके समान कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। बॉर्डिन, ऑस्टिन, डाइसी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। किसके द्वारा ये कहा गया था? ये क्वेश्चन कल के सेट में भी आपका था। किसने कहा था? डाइसी ने कहा था। किसने? डाइसी के द्वारा कहा गया था। डाइसी के द्वारा कहा गया था जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु है और जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। कानून संप्रभु की आज्ञा है ये कहने वाले कौन थे? कानून संप्रभु की आज्ञा है ये कहने वाले ऑस्टिन थे। कानून जो है संप्रभु की आज्ञा है, संप्रभु की आज्ञा है, ये कहने वाले कौन थे? ऑस्टिन थे। 131 मार्शल योजना से संबंधित क्या सही है? मार्शल योजना जो है ये 4 सालों के लिए था, ठीक है। आर्थिक, तकनीकी और आर्थिक तौर पर सहयोग करने के लिए था, जिसके तहत 13.6 बिलियन की 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हेल्प किया गया था, ठीक है। 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो हेल्प है वो किया गया था। और कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये किया गया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया गया था, ठीक है। चलिए, मार्शल ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे, अमेरिका के विदेश मंत्री थे जिनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल कौन थे? जॉर्ज मार्शल थे। इसीलिए इस योजना का नाम क्या पड़ा? मार्शल योजना नाम पड़ा था। मार्शल योजना नाम पड़ा था, जो कि 4 सालों की एक योजना थी। 1948 से 4 साल तक, 1948 से लेकर 4 साल तक यानी 1952 तक की योजना थी। इसमें कितने का हेल्प? 13.3 बिलियन का हेल्प किया गया था। 13.3 बिलियन का इसमें मदद किया गया था। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसके पुनर्गठन के लिए अमेरिका के द्वारा ये सहायता किया गया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की हालत खस्ता, यूरोप की हालत खस्ता हो चुकी थी। तो यूरोप के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने ये व्यवस्था किया था कि हम 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हेल्प करेंगे, जो कि 4 सालों तक होगा, 4 वर्षों तक होगा। कब से कब तक? 1948 से 1952 तक होगा, ठीक है। मार्शल के नेतृत्व में था, इसलिए इसे मार्शल योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है। उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक है, ठीक है। उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक हैं। और रचनावाद के जनक कौन हो जाएंगे? पियाजे। रचनावाद के जनक या समर्थक कह लीजिए कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे, ठीक है। पियाजे साहब हो जाएंगे, पियाजे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की व्यवस्था है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? यथार्थवाद। क्या होगा? यथार्थवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। उपयुक्त कथन में से किस भारतीय चिंतक का है? ये कथन किसका है? राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है, ये कहने वाले कौन थे? चलिए, ये कहने वाले कौन शुभचिंतक थे?
कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मतलब वो मानवता के लिए काम करते हैं, ठीक है, और मैं मानवता पर कदापि भी देशभक्ति को हावी नहीं होने दूंगा, ठीक है, और मैं हीरा की कीमत पर शीशा कभी नहीं खरीदूंगा, ठीक है। ये कहने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें की नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें और कई सारी जो पत्रिकाएं हैं ये निकाली गई थी, जैसे गीतांजलि, गोरा, ये सभी किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 134 राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? बताइए, राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की भूमिका क्या है? राष्ट्रवाद सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है। नहीं होगा, चलिए आगे। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स को इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। पैक्स का क्या काम है कि इस सहयोग से राष्ट्रवाद से जो राष्ट्रों को पारस्परिक सहयोग मिलता है उसके लिए क्या करेगा? उत्पन्न शांति को संदर्भित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, 4 एसेस ऑन लिबर्टी, 4 एसेस ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है? आई बर्लिन की, एल स्ट्रॉस की, फ्रीडमैन की, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ये किसकी रचना है? किसकी है? आई बर्लिन की है, आई बर्लिन की है, तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। 136 बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही कथन को पहचाने, बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही कथन को पहचानिए, क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये सही है। अमेरिका के थे तो इंग्लैंड के तो हो नहीं सकते हैं। 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे, ये भी सही है, तो 17वीं के तो हो नहीं सकते। 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे? अमेरिका के थे और 18वीं सदी के थे। क्वेश्चन नंबर 137, राज्य संघों का संघ है, यह कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस व्यक्तित्व का समर्थन करती है? कौन सी विचारधारा इसका समर्थन करती है, ये बताना है आपको। बताए हैं राज्य संघों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये किस अनुच्छेद में हम आपको बताए? अनुच्छेद 1 में हम आपको बता चुके हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, राज्य संघों का संघ है, ये विचारधारा किससे समर्थित है? किससे समर्थित है? ये तो ये क्या हो जाएगा? बहुलवाद से। और बहुलवाद क्या कहता है? शक्ति का विभाजन एक जगह ना होकर, शक्ति जो है, शक्ति का विभाजन हो जाए, ठीक है। शक्ति एक जगह केंद्रित ना होकर, ठीक है, विभाजित हो जाए। शक्ति एक जगह केंद्रित ना होकर विभाजित हो जाए अनेक अनेक हिस्सों में, ठीक है। अनेक हिस्सों में शक्ति का विभाजन हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा? बहुलवाद होगा। समाजवाद में क्या सारा नियंत्रण किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। सारा नियंत्रण किसके पास होता है? सबका स्वामित्व कौन करता है? सरकार करता है, ठीक है, सरकार करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 138 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सिद्धांत है और किस देश से लिया गया है? ये है, बताइए।
मूल अधिकार कहाँ से है? मूल अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से है। इसमें नीति निर्देशक भी दिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था, मंत्री परिषद, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, राष्ट्रपति, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है। तो आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 बताइए क्या होगा? क्या कहता है? सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%, यानी सामान्य रूप से, यानी ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है। ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला 10% का आरक्षण, इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? बताइए। अगर हम 99 संवैधानिक संशोधन की बात करें तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। किससे? न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। 100 की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101 की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 102 की बात करें तो ये ओबीसी आयोग, ओबीसी का जो आरक्षण है उससे संबंधित है। ठीक है, ओबीसी आरक्षण से। 103 की बात करें तो ये ईडब्ल्यू के आरक्षण से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण मिलता है। 104 की बात करें तो इसके तहत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है, एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और उसके साथ दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया है। दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 105 में क्या किया गया है? जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है, ये आयोग की इसमें चर्चा की गई है राज्यों के लिए। ठीक है, ओबीसी में राज्यों के लिए व्यवस्था है, राज्यों में ओबीसी है। ठीक है, और 106 में जो आपका नारी वंदन अधिनियम है, नारी वंदन अधिनियम है, वो 106 में है। नारी वंदन अधिनियम 106 में हो जाएगा। अब बताइए आंसर क्या होगा? 101वां नहीं, 102वां नहीं, 103वां हो जाएगा, जो 2019 में किया गया। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। किसमें? 103वां संवैधानिक संशोधन में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है? राज्यों के 4 श्रेणी को समाप्त किया गया है। 5वां संवैधानिक संशोधन, 7वां, 9वां, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 4 संघ क, ख, ग और घ को समाप्त किया गया है। किसको किसको? क, ख, ग और घ, इसको समाप्त कर दिया गया है। और वो कौन सा संशोधन था? 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये काम किया गया। इसमें कई सारे प्रावधान हमारे संविधान में 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये हुआ कब था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था 7वां? 1956 में हुआ था। इसी के तहत एक हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होगा, एक हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्य हो सकता है। 2 या अधिक राज्य का हो सकता है, 2 या अधिक राज्य का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रावधान ये था कि एक ही व्यक्ति, एक ही राज्यपाल, एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। 2 या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। ये प्रावधान भी इसी में था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 141, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बताइए क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बताइए क्या होगा। प्लेटो एक दार्शनिक था, दार्शनिक राजा था प्लेटो, ठीक है। रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात करता था। बेंथम उपयोगितावादी था। मार्क्स अतिरेक मूल्य, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। 142, किसका मिलान सही नहीं है ये बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है, बताइए कौन सा इसमें से गलत होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम या भ्रूण हत्या वाला 1971 ये भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये गलत है, ये 1990 का नहीं 1995 का है, ये सॉरी 2005 का है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम कब का है, 2005 का है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। और ये अधिनियम कब का है, 2005 का है, 2005 का। एक और पूछता है आपका दहेज निवारक, कौन सा दहेज निवारक, ये कौन सा हो जाएगा आपका, दहेज प्रथा निषेध 1961 हो जाएगा, दहेज प्रथा निषेध, ठीक है 1961। दहेज प्रथा निषेध कब का है, 1961 का है दहेज प्रथा, ठीक है। सती प्रथा कब का था, सती प्रथा कब का था, ये तो आपका हिस्ट्री का भी हो गया क्वेश्चन। सती प्रथा कब, 1829 में, 1829 में, 1829 में हो जाएगा, 1829 में। अच्छा, लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण निषेध, लिंग परीक्षण निषेध, लिंग परीक्षण जो बच्चे गर्भ में होते हैं और उसका लिंग जांच करवाया जाता है कि वो फीमेल है या मेल है, यानी लड़का है या लड़की है, इसके लिए कब कानून बना था, 1994 में। कब, 1994 में बना था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 143, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है ये बताना है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को कौन सी संवैधानिक शक्ति प्राप्त है ये बताना है, बताइए क्या होगा। राज्यपाल हमारे विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। विधानमंडल की बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना और उसे भंग करना किसका है, राज्यपाल का ही है, लेकिन अध्यक्षता करना किसका होगा, अध्यक्षता करना किसका हो जाएगा, अध्यक्षता करना विधानसभा के अध्यक्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करना, बिल्कुल सही है। विधान परिषद जो होता है ये आपका 6 राज्य में है, सबसे ज्यादा सीटों की संख्या यूपी में है। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। और विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये भी सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके तहत, 213 के तहत। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। 144, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनिए। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कम वाला होना चाहिए, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। यूपी में कितना है, 80 है। महाराष्ट्र में कितना है, 48 है, ठीक है। ये आपका घटते क्रम में दे दिया है, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, ये आपका घटते क्रम में है। तो उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, कितना, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में कितना है, 40 है। तो ये आपका हो गया घटते क्रम में, ये हो गया घटते क्रम में, वरना आपका यही सही था, ठीक है।
तो होना चाहिए बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, नहीं है किसी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, लोकसभा की बात करें, लोकसभा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए जल्दी से। 145 धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक 2 अनुच्छेद आपका हो जाएगा। 109 धन विधेयक प्रक्रिया की चर्चा है, धन विधेयक के प्रक्रिया की चर्चा है, और 110 में परिभाषा है। 110 में क्या है? परिभाषा की चर्चा है। धन विधेयक वित्तीय मामले से संबंधित है, सही है। लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित है, गलत है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, सही है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 4 हो जाएगा। 1 2 4 इसमें है, इसमें 1 2 4 नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा? 1 2 4 तो है नहीं। क्या हो जाएगा? 1 2 4 है नहीं, तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ यानी केवल लोकसभा को अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है। और राज्यसभा के पास मात्र कितने दिन रहता है? राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन ये रहता है। 14 दिन के बाद स्वतः क्या होगा? पारित हो जाएगा। राज्यसभा को इसके संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं। 146 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300, ठीक है, बताइए अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किस भाग में आएगा? तो भाग 12 में आएगा। किस भाग में? अनुच्छेद 300 भाग 12 में आएगा, भाग 12 में आ जाएगा। भाग 12 जो है वो आपका 300 के ए तक चले जाता है, 264 से लेकर 300 के ए तक चले जाता है, 264 से लेकर 300 के क तक चले जाता है। और 300 के क में हम आपको बताए हैं क्या है? संपत्ति का अधिकार है। इसमें संपत्ति का अधिकार इसी में शामिल किया गया है। और 300 किससे है? मुकदमे और कार्यवाही से है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। 147 भारत का राजधर्म क्या है? भारत का राजधर्म क्या है? भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। 145 असत्य पूछ रहा है। असत्य केवल 3 है। असत्य के कंडीशन में भी आपका आंसर तो ई ही होगा। हाँ, असत्य पूछ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो सही है, वित्तीय मामले से है, सिर्फ लोकसभा में है, ठीक है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो 1 2 4 सही है, केवल 3 गलत है। तो केवल 3 तो है नहीं इसमें, तो आंसर क्या होगा? ऐसे भी हाँ ठीक है, 145 का असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ऐसे भी तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। असत्य ही पूछ रहा है, ठीक है, ई हो जाएगा। चलिए 147 भारत का राजधर्म कोई भी नहीं है। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमारे प्रस्तावना में इस बात की चर्चा की गई है। और 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में एक वर्ड जोड़ा गया है, एक बार संशोधन करके जोड़ा गया है, 3 वर्ड जोड़ा गया है। कौन कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो उस पंथ निरपेक्ष का मतलब भी आपका वही हो जाता है कि आपका अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। हाँ, सर्वाधिक पूछता तो आपका हिंदू हो जाता, हिंदू मुस्लिम सर्वाधिक है, तो राजधर्म है, राजधर्म। भारत क्या है? भारत पंथ निरपेक्ष है। सबसे पहले ये लिखेंगे, भारत धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लें, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लें, ठीक है। चलिए, और ये जो पंथ निरपेक्ष है ये हमारे कहाँ पे मिलेगा? प्रस्तावना में मिलेगा, हमारी प्रस्तावना में मिलेगा, संविधान के प्रस्तावना में। और ये क्या संविधान के मूल प्रस्तावना में था? नहीं, इसे 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, मात्र एक बार संशोधन किया गया था, उसी के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन था? समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, वो आपका यही पंथ निरपेक्ष हमारे भारत को बताता है। तो आंसर क्या होगा? ई सही आंसर हो जाएगा कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए ये पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। 148 भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? श्री रामधन, बीपी मंडल, RN प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान रखें, आप यहाँ पे निम्न में से पूछा है, मतलब जो दिया गया है उसी में से पूछा है, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर। ज्योग्राफी का क्लास करना है, चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग से रिलेटेड है, अनुच्छेद 340 ओबीसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसी के तहत सबसे पहले काका कालेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, कालेकर समिति, जिसका नाम था, ठीक है, कालेकर समिति। कालेकर समिति, काका कालेकर की अध्यक्षता में कालेकर समिति का गठन किया गया था, जो कि कब का था? 1955 का था। कब का? 1955 का ये समिति था। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है 1953 की ये समिति थी, 1953 की समिति थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है 1955 में की है। रिपोर्ट कब पेश की है? 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। काका कालेकर समिति 1953 का ही था, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। उसके बाद इसमें से पूछा गया है, तो इसमें से बीपी मंडल हो जाएगा, इसमें से क्या होगा? बीपी मंडल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है सबका, बीपी मंडल। निम्न में से पूछा गया है बीपी मंडल। वैसे अगर पूछता सबसे पहले तो कालेकर समिति होता। बीपी मंडल की बात करें तो मंडल आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, मंडल आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, मंडल आयोग, जो कि आपका 1979 का आयोग है, 1979 का आयोग है, जिसने रिपोर्ट पेश की है आपकी 1980 में, और 1990 में उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, ठीक है, 1990 में लागू कर दिया गया। चलिए 1979 का ये आयोग है, 1979 का ये आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट पेश की है कब? 1980 में, और 1990 में इसके रिपोर्ट को क्या किया गया है? लागू किया गया है। 1990 में बीपी सिंह की रिपोर्ट को लागू किया गया है, बीपी मंडल, जिसे कि मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, इसे लागू किया गया है, ठीक है। और इसके तहत कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए इसके तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण की व्यवस्था है। आंसर क्या होगा इसका? बी सही आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल। 149 संसद के सदस्य को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिया जाता है? तीसरा में, पहला में, पांचवा में, एक से अधिक या उनमें से कोई भी नहीं। अनुसूची की बात करें तो हमारे मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, बढ़ के हो चुका है, संशोधन होके हो चुका है, ठीक है। पहले कितना? 8 अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है आपको बताए हैं, कोई भी हो, प्रथम अनुसूची हो, प्रथम भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, क्या है? राज्य और केंद्र के बारे में है, राज्य और यूटी के बारे में है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता, वेतन भत्ते की बात की गई है। तीसरे में किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। चौथे में किसकी बात की गई है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। पांचवें में SC/ST के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। छठे की बात करें तो छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक क्षेत्र की चर्चा की गई है। सातवें में सूची का वर्णन किया गया है, सूची जो 3 प्रकार की होती है। आठवीं में भाषा का वर्णन है, भाषा, ठीक है, जो 22 भाषा वर्तमान में है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। और नववीं की बात करें, नववीं
9वीं जो सूची है इसमें आपका जो भूमि सुधार अधिनियम है उसे जोड़ा गया, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम को, और ये पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है। 10वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल की बात की गई है, दल बदल की बात की गई है, चर्चा की गई है। और 11वें की बात करें, दल बदल 52वां संवैधानिक संशोधन 10वां में, ठीक है। उसके बाद 11वें की बात करें तो 11वां आपका हो जाएगा कौन सा, 73वां संवैधानिक संशोधन, और ये किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और 12वीं की बात करें तो 12वां किससे है, 12वां आपका नगर पालिका से संबंधित है। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, ये 74वां संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। तो ये आपका 1 से लेकर 12 तक टोटल अनुसूची हो गया। कब कब जुड़ा ये भी बता दिए, पहला संवैधानिक संशोधन 52वां हो गया, 73 और 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब शपथ किस में है, शपथ किस में है आपको दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 11 में पंचायत है जो कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का, और आपका कब पारित हो गया था, 93 में ये इसे लागू कर दिया गया था। आगे 150, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, भारतीय वन सेवा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, ये पूछा गया है, बताइए किस वर्ष अस्तित्व में आया था, बताइए कब। भारतीय वन सेवा जो है ये भारतीय अखिल सेवा के अंतर्गत जो 3 सेवाएं होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, उसके तहत आपका हो जाएगा भारतीय वन सेवा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के तहत, अखिल भारतीय सेवा के तहत इसका गठन किया गया है, अखिल भारतीय सेवा के तहत इसका गठन किया गया है। किसके तहत, 1951 के एक्ट के तहत, 1951 के तहत 1966 में इसका गठन किया गया है, 1966 में। 1863 में वन सेवा और 1864 में वन अधिनियम, वो अलग है। यहाँ पे भारतीय वन सेवा कहा जा रहा है, भारतीय वन सेवा कहा जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 1951 में, 51 के अधिनियम के तहत 1966 में इसका गठन हुआ। 1951 के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत 1966 में इसका गठन कर दिया गया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस का गठन किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस का गठन किया गया था, ठीक है। यही आपका क्या है, आईएफएस है, आईएफएस है। अखिल भारतीय सेवा में कितने तरीके का सेवा शामिल होता है, इसमें 3 तरीके का सेवा होता है ना, आईएएस, ठीक है, आईपीएस और एक आपका आईएफएस। तो ये जो आईएफएस है ये 1966 में 1951 के अधिनियम के तहत, 1951 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो पॉलिटी का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही पॉलिटी का डिस्कशन समाप्त होता है।